नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी बिसात। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी और अंतिम पड़ाव की तरफ है। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों के लिए मतदान होगा। लोकसभा सीटों के प्रतिशत के लिहाज से अगर बात की जाए तो 7वें और आखिरी चरण में 10.50% सीटों पर वोटिंग होनी है। तो वही आखिरी चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव होगा। बिहार की बाकी की बची हुई 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है। झारखंड की अगर बात की जाए तो यहां पर 3 सीटों पर जो है मतदान होने वाला है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें जिस पर वोट किया जाएगा। चंडीगढ़ की 1 सीट, तो वही हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 सीटों पर वोट पड़ने वाले हैं। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। ये वो समीकरण है 57 सीटों का जो आपके अपने दिमाग में आपको रखना चाहिए कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन और इन तमाम सीटों को कुल मिलाकर जो 57 का आंकड़ा बन रहा है, वो 57 का आंकड़ा 10.05% की तरफ इशारा करता है। इन तमाम सीटों पर मतदान होना है। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी चरण की अगर बात की जाए तो एकमात्र सीट केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी वोटिंग है। हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों के लिए आखिरी चरण में वोटिंग होगी। तो वहीं पंजाब में सभी 13 सीटों के लिए आखिरी चरण में वोटिंग होने वाली है। तो वहीं आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा समीकरण देखने को मिलेगा और बेहद खास होगा। 7वें और आखिरी चरण में 57 सीटों पर चुनाव होना है। आखिरी चरण के लिए प्रचार में सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंक रहे हैं, जोर आजमाइश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सुपर एक्टिव मोड में है। बात अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की जाए तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर धारदार हमले करने से चूक नहीं रहे। 7वें चरण को लेकर चुनावी शोर कल शाम 6 बजे थम जाएगा। 1 जून को मतदान होगा और फिर 4 जून को तय हो जाएगा नतीजों में कि नरेंद्र मोदी की सरकार हैट्रिक मारती है या फिर विपक्षी यानी कि INDIA गठबंधन उन्हें रोक पाता है। ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की बात की जाए तो इस बार 904 उम्मीदवार, 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो कि चंडीगढ़ है, चुनावी मैदान में है। आइए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने उम्मीदवार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में 8 सीटें आती हैं और उम्मीदवारों की तादाद इन 8 सीटों पर 134 है। 8 सीटों पर 134 उम्मीदवार जिनके भाग्य का फैसला मतदाता करने वाले हैं। चंडीगढ़ की बात की जाए तो सीट मात्र 1 है लेकिन उम्मीदवार 19 और इसी के साथ मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश सीटें 4 हैं लेकिन उम्मीदवार 37। कुछ दल राष्ट्रीय, कुछ दल क्षेत्रीय, कुछ दल अलग अलग तरीके के। झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है और उम्मीदवार इन 3 सीटों के अंदर 52 है इनकी तादाद। ओडिशा का रुख कीजिए, ओडिशा की 6 सीटों पर मतदान होना है। उम्मीदवारों की तादाद समझ लीजिए 6 सीट 66 उम्मीदवार इन तमाम सीटों पर अपने भाग्य की आजमाइश करेंगे और जनता फैसला करेगी। पंजाब की 13 सीटें हैं जबकि 328 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनके भाग्य का फैसला होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो 144 उम्मीदवार हैं। पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर वोटिंग होनी है जबकि उम्मीदवारों की तादाद को समझ लीजिए 124। सबसे ज्यादा इस लिहाज से जो उम्मीदवार हैं 300 के पार वो पंजाब में नजर आ रहे हैं। सीटें महज 13, उम्मीदवार पंजाब में सबसे ज्यादा। अब आइए बात करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की कि आखिरकार 2019 में 7 चरणों में किस पार्टी ने कितनी सीट हासिल की। ग्राफिक्स के जरिए समझिए 2019 लोकसभा चुनाव 7 चरणों के नतीजे। पहला चरण का नतीजा क्या रहा?
कुल सीटों की तादाद 91, जिनमें से बीजेपी को 31 सीटें मिली। कांग्रेस के हिस्से में पहले चरण के सीटों की अगर बात की जाए तो 9 सीटें आती हैं और अन्य के खाते में 51 सीटें चली जाती हैं। दूसरा जो फेज रहा उसमें कुल सीटों की तादाद 97 थी। 2019 के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी को 38 सीटें मिली, कांग्रेस के हिस्से में 12 सीटें गई और अन्य के खाते में 47 सीटें चली गईं। तीसरे चरण की अगर बात की जाए 2019 में, तो कुल सीटों की तादाद तीसरे चरण में 115 थी और 115 के करीब का जो आंकड़ा 2024 में इस बार पहले चरण का था। फिलहाल तीसरे चरण की 19 की बात कर रहे हैं। बीजेपी के खाते में तीसरे चरण में 67 सीटें गई थी, कांग्रेस को 19 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 29 सीटें गई थी। चौथे चरण की अगर बात की जाए तो कुल सीटों की तादाद 71 रही, बीजेपी को 49 सीटें मिली, कांग्रेस को 2 और अदर पार्टीज के हिस्से में मात्र 20 सीटें गई थी। पांचवें चरण की अगर बात की जाए तो कुल सीटों की तादाद 51, बीजेपी 42, कांग्रेस ने 1 सीट पर विजय हासिल करी, जबकि अन्य यानी कि अदर्स के खाते में 8 सीटें गई। छठा जो चरण था उसमें कुल सीटों की तादाद 59 थी, बीजेपी के खाते में इन 59 सीटों में से 45 सीटें गईं, कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई, अन्य यानी कि अदर्स के खाते में 13 सीटें जाती नजर आई। सातवां चरण में कुल 59 सीटें इसमें भी थीं, जिनमें बीजेपी को 31 सीटें मिली, कांग्रेस के खाते में 8 सीटें गईं और अन्य यानी कि अदर्स को मिली 20 सीटें। ये 2019 लोकसभा चुनाव का नतीजा है चरणवार। अब वोटिंग टर्नआउट पर आइए। अब आपको बताते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चिंता किस बात की थी। बीते 6 चरणों को अगर देखा जाए तो वोटिंग टर्नआउट में कमी आई है, ये एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। 2019 की तुलना में इस बार औसतन 3% वोटिंग टर्नआउट की कमी आई है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इन 6 चरणों में 2019 में वोटिंग का क्या ट्रेंड रहा और 2024 में वोटिंग का ट्रेंड क्या रहा है। लोकसभा चुनाव में 6 चरणों में वोटिंग का ट्रेंड समझ लीजिए। हालांकि ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं। 2019 में पहले चरण की जो वोटिंग थी उसमें 70% वोटिंग दर्ज की गई थी। 2024 में वोटिंग परसेंटेज की तादाद 66 है। अब जब यहाँ पर हम आपको चरण वाइज कंपैरिजन बता रहे हैं तो आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली कि 2019 के अंदर जो चरण थे उनमें सीटों की तादाद में वेरिएशन था, क्षेत्र की तादाद में वेरिएशन था, वोटर्स की संख्या के आधार पर भी वेरिएशन है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज पर आइए तो पहले 2019 की अगर बात की जाए तो 70%, 2024 में 66%। दूसरे चरण पे आइए 70% 2019 में, 67% 2024 में। तीसरे चरण के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो इशारा 19 के लिए 67 का करता है और 24 के लिए 66 का करता है। चौथे चरण में 69% वोटिंग दोनों ही सालों में देखने को मिली है, फिर चाहे वो 2019 हो या फिर अब 2024 की बात की जाए। पांचवें चरण की बात करें तो लगभग 62% वोटिंग तब भी हुई थी और इस बार भी हुई है। छठे चरण की बात की जाए तो 64 और 62 का जो है आंकड़ा दर्ज किया गया है, यानी कि 2019 में 64% और 2024 में 62%, 2% का डिफरेंस है। और टोटली अभी तक का अगर आप डिफरेंस समझेंगे तो ये डिफरेंस करीबन 3% का है। सुनने में आपको संख्या 3 लग रही है, लेकिन ये 3 कितना बड़ा शब्द है, ये अगर आप समझे और संजीदा तरीके से इसको आप फोकस इस पर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 3% लाखों की तादाद में वोटर्स के हेरफेर को दिखाता है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की एक खास बात है। खास बात क्या? मैदान में वीआईपी चेहरों की एंट्री हुई। ऐसे तो बीते सभी 6 चरणों में भी स्टार उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन इस बार क्यों ये चरण खास है? आखिरी चरण क्यों फोकस में है, क्यों खास है? क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में है। अब आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि वो आखिरकार कौन से वीआईपी चेहरे हैं जिन्होंने 7वें चरण को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जो कि वाराणसी से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा समय में एनडीए की तरफ से
प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी हैं और फेस भी हैं। रवि किशन, गोरखपुर से बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन पर बीजेपी ने दोबारा से भरोसा जताया है। हालांकि मुद्दे बहुत सारे लगातार सामने आते रहे, लेकिन रवि किशन पर एक बार फिर से भरोसा जताया गोरखपुर से बीजेपी ने। अब अगले चेहरे पर आई है कंगना रनौत, मंडी से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, बॉलीवुड की सिने स्टार हैं और मंडी उनका गृह जिला भी है। मंडी से ताल ठोक रही हैं और मंडी से मुकाबला दिलचस्प इसलिए क्योंकि कंगना के सामने कोई चेहरा ऐरा गहरा नहीं है। विक्रमादित्य सिंह खुद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मौजूदा समय में सुक्खू सरकार में मंत्री भी रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह और राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अब आइए काराकाट की तरफ। काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं पवन सिंह, ये भी काफी अहम है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से अनुराग ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं जो कि चुनावी रण में हैं। लगातार दूसरी से तीसरी बार अनुराग ठाकुर हमीरपुर से ताल ठोक रहे हैं। मौजूदा समय में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग अनुराग ठाकुर के पास है, युवा मंत्रालय भी है। इस बीच अनुराग ठाकुर हमीरपुर के लिए काफी कुछ लेकर के गए हैं केंद्र से, इस बात का दावा अनुराग ठाकुर करते रहे हैं। और अनुराग ठाकुर अच्छे सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और राज्य में पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी तगड़ा है उनका। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं रविशंकर प्रसाद जो कि पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ये भी एक वीआईपी चेहरा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से अकेले ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको आप वीआईपी मान ले और सोचे कि अरे वीआईपी चेहरा एक खड़ा हो गया है, अब तो पटना साहिब निकाल लेंगे रविशंकर। ऐसा नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि निशिकांत दुबे जो है वो गोड्डा से बीजेपी के फिलहाल प्रत्याशी हैं, जबकि दूसरी तरफ मैं बताऊंगी आगे आपको कि क्यों ऐसा मैं कह रही हूं। चरणजीत सिंह चन्नी की सीट समझ लीजिए, जालंधर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और चुनावी रण में है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनावी रण में, चुनावी मैदान में वो तमाम वीआईपी चेहरे उतरे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद जो हैं वो पटना साहिब से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनके सामने आरजेडी प्रत्याशी की अगर बात की जाए और इसके अलावा और भी उपेंद्र कुशवाहा की बात की जाए और भी तमाम लोगों की बात की जाए तो इन लोगों ने मुकाबले को दिलचस्प बनाया हुआ है। लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है और ऐसे में सभी दल वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होते हुए जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश होते हुए जाता है। यही वजह है कि बीजेपी हो या विपक्ष, सभी का उत्तर प्रदेश पर विशेष फोकस है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बार बार कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काटकर कुछ लाभ अल्पसंख्यकों को और खास तौर पर मुसलमानों को दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आम जन के मन में फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार की भावना है। 4 जून को जब परिणाम आएगा एनडीए 400 पार करेगा, ये योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने लोकसभा चुनाव प्रारंभ होते ही मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, ये देश को एक स्लोगन दिया। यह देश के आम जन का मंत्र बन गया। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार
अब की बार 400 पार। और सरकार की संवेदना गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देखी जा सकती है। तो स्वाभाविक रूप से ये आवाज़ जनता की ओर से निकली और जनता ने ही इसको एक मंत्र बना करके आज आत्मसात किया है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बार बार इस बात को कहते थे कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। संविधान सभा में भी और उसके बाद भी उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने लगातार ये प्रयास किया कि एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण में से सेंध लगा करके इसमें से कुछ लाभ, कुछ हिस्सा काट करके अल्पसंख्यकों को, खासतौर पर मुसलमानों को दे दिया जाए। कांग्रेस की आंध्र प्रदेश की सरकार ने और कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक की सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को बांटने का बंदरबांट भी किया है वहां पे। तो संविधान का सर्वाधिक मखौल कांग्रेस ने और उसके इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोग, चाहे वह समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह टीएमसी हो, चाहे वह आरजेडी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी हो, इन्हीं लोगों ने उड़ाया है। और ये लोग लगातार आज भी यही प्रयास कर रहे हैं, इनके द्वारा यही कार्य किया जा रहा है। 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर चुनाव होगा। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि इन सीटों पर किस किस के बीच में मुकाबला होना है और ये मुकाबला कितना खास है। बात सबसे पहले वाराणसी की जाए। वाराणसी में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि निवर्तमान प्रधानमंत्री इस समय कहे जा सकते हैं, मौजूदा समय में बीजेपी के प्रत्याशी। कांग्रेस की तरफ से अजय राय, जो कि मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के। सैयद नियाज अली बीएसपी से कैंडिडेट। मुकाबला त्रिकोणीय है, या यूं समझिए कि एक तरफा भी। चलिए अब अगली सीट का रुख करते हैं। गोरखपुर सीट के बारे में बात करते हैं। बीजेपी की ओर से रवि किशन, बीजेपी ने एक बार फिर से रवि किशन पर भरोसा जताया है। हालांकि उनके कुछ व्यक्तिगत जीवन से जुड़े हुए विवाद जरूर सामने आ गए हैं। अब देखना यह होगा कि गोरक्ष पीठाधीश्वर की ये धरती कितना ज्यादा उन विवादों को तूल देती है या फिर रवि किशन को सराखों पर बिठाती है। दूसरी तरफ काजल निषाद विधायकी का भी कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, मेयर का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। जावेद सिमनानी बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। महाराजगंज का समीकरण समझ लीजिए। पंकज चौधरी महाराजगंज से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सपा की तरफ से रमेश बिंद, बीएसपी की तरफ से मौसमे आलम प्रत्याशी हैं। मुकाबला त्रिकोणीय। कुशीनगर की बात करेंगे। कुशीनगर में बीजेपी प्रत्याशी विजय कुमार दुबे, सपा के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह, बीएसपी के प्रत्याशी शुभ नारायण चौहान मैदान में हैं। देवरिया में आइए। देवरिया में शशांक मणि त्रिपाठी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जबकि संतोष यादव बीएसपी के प्रत्याशी हैं। बलिया का रुख करेंगे। बलिया से नीरज शेखर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ताल ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से सनातन पांडे, ललन सिंह यादव बीएसपी के प्रत्याशी हैं। गाजीपुर आइए। गाजीपुर पारसनाथ राय बीजेपी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अफजाल अंसारी प्रत्याशी बनाए गए हैं। उमेश कुमार सिंह बीएसपी के प्रत्याशी हैं। बांसगांव में बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश पासवान, सपा के प्रत्याशी सदन प्रसाद, बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर राम समुज हैं। तो वहीं सलेमपुर में रविंद्र कुशवाहा बीजेपी के प्रत्याशी हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से रमा शंकर प्रत्याशी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भीम राजभर बीएसपी ने प्रत्याशी इनको बनाया है। चंदौली आइए। चंदौली में बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे, समाजवादी पार्टी की तरफ से वीरेंद्र सिंह मैदान में हैं। तो सत्येंद्र कुमार मौर्य बीएसपी के प्रत्याशी हैं। मिर्जापुर से अपना दल सोनेलाल के प्रत्याशी खुद अनुप्रिया पटेल है और ये अपना दल सोनेलाल के सर्वेसर्वा भी हैं। रमेश बिंद प्रत्याशी हैं सपा के और बीएसपी की तरफ से मनीष त्रिपाठी। रॉबर्ट्सगंज में अपना दल सोनेलाल के रिंकी कोल मैदान में है और समाजवादी पार्टी की तरफ से छोटे लाल खरवाल मैदान में है। प्रदीप हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुकाबला बेहद दिलचस्प गोरखपुर के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए अंतिम चरण का जो है यह मतदान होने वाला है और 1 तारीख को 1 जून को जो है मतदान होना है, जिसको लेकर जिस तरीके से
मौसम में गर्मी काफी तेज हो गई है। वैसे ही अगर गोरखपुर की राजनीति या पूर्वांचल की राजनीति इधर की बात की जाए तो काफी सरगर्मी तेज हो गई है। जो प्रत्याशी हैं वो अपने वोट बैंक को बनाने के लिए घर घर जाकर के जो है अपने वोट मांग रहे हैं। आज रवि किशन जो सदर वर्तमान में निवर्तमान में कहा जाए कि अभी सदर से उनको टिकट दिया गया है। दोबारा बीजेपी ने उनको टिकट अब की बार से सांसदी का दिया है। तो एक तरह कहा जाए इनको लेकर के आज जो है 4 बजे से एक बड़ी रैली भी होने वाली है, जो निकलेगी गोरखपुर के टाउन हॉल से निकलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। जो ये टाउन हॉल से होते हुए कोतवाली, नखास, अलीनगर होते हुए ये फिर जो है गोलघर में आकर के जो है ये समाप्त होगा। तो एक तरह देखा जाए तो आज जो है योगी आदित्यनाथ रवि किशन के पक्ष में जो है बिगुल फूंक देंगे और रोड शो के माध्यम से ये वो अपने वर्चस्व को देखने की ये एक कोशिश करेंगे कि इस जो रैली निकलेगी इसमें कितनी भीड़ रह रही है वो देखने की बात है। ये रैली लगभग शाम को 4 बजे के बाद से जो है टाउन हॉल से निकलनी है। इस बार ये भी हो रहा था कि पहले प्लानिंग ये थी कि इसमें अमित शाह भी शामिल होने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका प्रोग्राम जो है नहीं बन पाया। तो अब जो है योगी आदित्यनाथ इसकी अगुवाई मुख्य अतिथि के रूप में कर रहे हैं। प्रदीप देखा आपका जाए रुख तो मैं वापस से गोरखपुर करूंगी। प्रदीप आपका रुख मैं वापस से करूंगी। इस बीच गोरखपुर से जुड़ी थोड़ी सी और जानकारी दर्शकों को देते हैं ताकि इस सीट के बारे में समीकरण समझने में थोड़ी सी और सरलता हो। अब बात देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ की हम लगातार कर रहे हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का गढ़ है। ये इस निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार सांसद हो रहे हैं और अब गोरखनाथ मठ के प्रमुख भी हैं, जिसका पूर्वी उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रभाव है, स्थान है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद और अभिनेता से नेता बने रवि किशन शुक्ला को एक बार फिर से मैदान में झोंक दिया है। तो वही समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को टिकट दिया। काजल एक भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री हैं जो कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के बाद विपक्षी INDIA गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में लड़ रही हैं। गोरखपुर में लड़ाई मुख्यतः योगी बाबा और INDIA गठबंधन के बीच है। सीएम योगी इस क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। गोरखपुर के स्थानीय लोगों का एक बड़ा वर्ग योगी के नाम पर बीजेपी का पुरजोर समर्थक भी है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और सपा मिलकर INDIA प्रत्याशी के लिए रैली भी कर रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि गोरखपुर संसदीय सीट का आखिरकार इतिहास क्या रहा है। पार्टी बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला, रवि किशन, इनका वोट प्रतिशत जो रहा है अब तक वो 7.93% रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं रामभुआल निषाद 2019 में 35.3% इनका वोटिंग परसेंटेज रहा, जबकि कांग्रेस ने इस मुकाबले को दिलचस्प 2019 में बनाया था। प्रदीप का रुख मैं वापस से करूंगी। प्रदीप देखिए, 2019 के आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो 2019 में मुकाबला बेहद दिलचस्प था और इस मुकाबले को दिलचस्प बनाने में जो अन्य दल थे, कांग्रेस हो गए या फिर अन्य दल की बात करें, SBSP की बात करें, सुभाषपा की बात कर लें, इन सभी ने एक अग्रणी भूमिका निभाई थी। फिर भी रवि किशन जीतकर आए थे। इस बार मुकाबला काजल निषाद और रवि किशन के बीच में सीधा है, आमने सामने है और कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए खड़ा नहीं है। इस सीट पर मुकाबला कितना दिलचस्प है, क्योंकि वोट परसेंटेज पिछली बार जो कांग्रेस और सपा में बढ़ गया था, इस बार नहीं बढ़ पाएगा। जी बिल्कुल, 2019 में रवि किशन को लगभग 7.5 लाख वोट मिले थे और रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी से उनको जो है 4.5 लाख के आसपास वोट मिला था। काफी दायरे से रवि किशन ने जो जीत हासिल की थी। अगर अब की बार की 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये काफी कांटे की टक्कर है। और गोरखपुर जो सदर लोकसभा सीट जो है, यहाँ पर एक तरह देखा जाए तो निषाद वोट जो है काफी संख्या में है। 18% वोटिंग जो है गोरखपुर का जो है एक दायरा, एक बड़ा वोटिंग परसेंटेज बोला जाए तो इनके हाथ में है। तो निषाद वोट उतारने का फैक्टर भी समाजवादी पार्टी जो इंडिया गठबंधन जैसे समाजवादी पार्टी के बैनर तले काजल निषाद उतरी हुई, तो एक तरह देखा जाए तो निषाद वोट बैंक को समेटने का काम वो करेंगे और काफी
जो प्रचार प्रसार इनका हो रहा है उस क्षेत्रों में काफी प्रचार भी कर रही हैं। और काफी अब बार देखना यह है कि डॉक्टर संजय निषाद जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, वो भी बीजेपी के पक्ष में निषाद को जो है एक तरह से कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं रवि किशन के साथ। तो एक तरह देखा जाए तो इस बार निषाद वोट को लेकर के काफी खींचातानी है। और ये बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है क्योंकि वोटों का एकीकरण जो हो रहा है वो अपने आप में दिलचस्प बना रहा है इस मुकाबले को। बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार चुनावी बिसात लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 7वें और आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी। बिहार में 7वें फेज में कई दिग्गजों की साख दांव पर है। बिहार में 8 सीटों पर चुनावी दंगा लड़ रहे 134 उम्मीदवारों में 50 से ज्यादा धनबल और 30 बाहुबली के रूप में जाने जाते हैं। पटना साहिब से भाजपा के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 40 करोड़ 60 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति अपने हलफनामे में बताई है। इतना ही नहीं, भाजपा, राजद, कांग्रेस के सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बिहार में किस किस के बीच होगा महामुकाबला। बक्सर की बात करेंगे सबसे पहले। बिहार के बक्सर में बीजेपी की तरफ से मिथिलेश तिवारी मैदान में है और आरजेडी की अगर बात करें तो सुधाकर सिंह जो है वो मैदान में है। आरा बिहार समझिए, आरा बिहार की सीट की अगर बात की जाए तो आरके सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, सीपीआईएमएल के प्रत्याशी हैं सुदामा प्रसाद। पाटलिपुत्र बिहार की सीट का समीकरण समझ लीजिए, बीजेपी की तरफ से राम कृपाल यादव चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आएंगे, आरजेडी की तरफ से मीसा भारती। अब आइए पटना साहिब में। पटना साहिब का मुकाबला बेहद दिलचस्प। बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद मैदान में, कांग्रेस से अंशुल अभिजीत जो है वो मैदान में है। नालंदा बिहार की अगर बात करें तो जेडीयू से कौशलेंद्र कुमार मैदान में है, सीपीआईएमएल की तरफ से संदीप सौरभ। जहानाबाद बिहार की अगर बात की जाए तो जहानाबाद बिहार में चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, ये जेडीयू के कैंडिडेट हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच में महामुकाबला है। सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है वो प्रत्याशी हैं आरजेडी के। काराकाट बिहार का समीकरण समझिए, आरएलएम की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा मैदान में है, सीपीआईएम की तरफ से राजा राम सिंह कुशवाहा मैदान में है। तो वहीं आईएनडी की तरफ से पवन सिंह प्रत्याशी हैं। अब आइए सासाराम सीट के बारे में बात करते हैं। सासाराम से बीजेपी के प्रत्याशी हैं शिवेश राम, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मनोज कुमार मैदान में है। ये वो तमाम सीटें जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बिहार के अंदर देखने को मिलने वाला है। बिहार में भी देखिए कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है, साख दांव पर लगी है गठबंधन की दोनों तरफ से। दोनों ही तरफ चूंकि गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, आईएनडीआईए की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों तरफ से गठबंधन मैदान में है और गठबंधन की तरफ से ताल ठोकी जा रही है। कई सीटों पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है, खासकर पटना साहिब में। और इसके अलावा कई ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी का फोकस लगातार बना हुआ है। देखिए शिवेश राम, मनोज राम जो हैं वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से तीसरी बार लालू यादव की बेटी मीसा भारती और राम कृपाल यादव आमने सामने। अगर दोनों नेताओं के राजनीतिक करियर की बात की जाए तो राम कृपाल यादव के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1977 के छात्र आंदोलन से हुई। परिसीमन के पहले पटना लोकसभा क्षेत्र से राम कृपाल यादव 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1993, 1996 में जनता दल और 2004 में राजद से राम कृपाल ने जीत दर्ज की। 2010 में उन्हें राजद ने राज्यसभा भी भेजा। उन्हें एक जमाने में लालू यादव का सबसे विश्वस्त सहयोगी और उनके बाद राजद का सबसे बड़ा नेता माना जाता रहा था। वहीं दूसरी ओर आरजेडी से तीसरी बार इस सीट से दावेदारी कर रही हैं मीसा भारती की सबसे बड़ी पहचान लालू यादव की बेटी के तौर पर। वो इससे पहले 2014-2019 का चुनाव हार चुकी हैं।
मीसा भारती इस बार महंगाई, बेरोजगारी, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी, नीतीश कुमार की ओर से बार बार पाला बदलना और बीजेपी की ओर से युवाओं के समस्याओं को ना सुलझाने के मुद्दे जोर शोर से वो उठा रही हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस सियासी घमासान में पिछले 2 चुनावों में थोड़े अंतर से चूक रही मीसा भारती हार की हैट्रिक रोक पाएंगे या फिर रामकृपाल यादव जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहते हैं। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि अपने राजनीतिक करियर की तो देखिए मीसा भारती और रामकृपाल यादव के बीच में ये जो मुकाबला है वो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। रामकृपाल यादव एक तरफ जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उद्ग्रत हैं और दूसरी तरफ मीसा भारती को गठबंधन से उम्मीदें हैं। तो अब आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है किस तरीके से रामकृपाल यादव ने की। 1977 के छात्र आंदोलन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र से बीजेपी उम्मीदवार और एक समय लालू यादव से के खास रहे हैं। रामकृपाल यादव का राजनीतिक सफर कैसा रहा? रामकृपाल यादव का राजनीतिक सफर, लालू यादव के करीबी विश्वास पात्र वो थे। 3 बार आरजेडी टिकट पर सांसद बने। 2014 में भाजपा में शामिल हुए। 2014 में लालू की बेटी मीसा भारती को हराया। 2014 से 2019 तक ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भी रहे। मीसा के खिलाफ 2019 में उन्होंने चुनाव जीता था। मीसा 2 बार उनके सामने हार चुकी हैं। अब तीसरी बार वो हार की हैट्रिक लगाएंगे, रामकृपाल यादव जीत की हैट्रिक लगाएंगे या फिर ये जो रण है वो कुछ और दिखाने वाला है। तो आइए अब आपको आरजेडी से तीसरी बार इस सीट से दावेदारी कर रही लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के राजनीतिक सफर के बारे में बताते हैं। इस बार महंगाई, बेरोजगारी, पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की अनदेखी, नीतीश कुमार की ओर से बार बार पाला बदलना और भाजपा की ओर से युवाओं की समस्याओं को न सुलझाने के मुद्दे को वो जोरों शोरों से उठा रही है। मीसा भारती का राजनीतिक सफर क्या कहता है? राजनीतिक पारी की शुरुआत पहले चुनाव में रामकृपाल यादव से मिली हार के साथ में उन्होंने करा। 2019 में एक बार फिर मामूली अंतर से मीसा भारती चुनाव को हार जाती हैं। 2024 में मीसा भारती तीसरी बार किस्मत आजमा रही हैं। अब देखना ये होगा कि तीसरी बार क्या वो जीत दर्ज कर पाती हैं, क्योंकि इस बार के जो समीकरण है वो हालांकि बीते समीकरणों से थोड़े से अलग हैं, काफी अलग हैं। तो पाटलिपुत्र सीट पर है सभी का फोकस। मीसा भारती इस सीट से लगातार तीसरी बार, 2 बार हारने के बाद तीसरी बार मैदान में। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत और चर्चा के लिए हमारे साथ राजीव मोहन ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मीसा भारती की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी 2 बार हारने के बाद। हालांकि 2019 में जो जीत का अंतर था वो बहुत कम था रामकृपाल यादव का, लेकिन इस बार भी उन्होंने ताल ठोकी है, सामने खड़ी हैं और समीकरण भी इस बार बदले हुए हैं। पिछली बार प्रतिद्वंदी ज्यादा थे, इस बार सब एक साथ हैं। देखिए, एक बार समझ लेना चाहिए कि ये जो पाटलिपुत्र सीट है वो पटना का ये ग्रामीण क्षेत्रों का ये लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से रामकृपाल यादव अगर इस बार जीतते हैं तो हैट्रिक लगाएंगे और मीसा भारती हार जाती है तो कह सकते हैं कि लगातार तीसरी बार हार होगी।
अब देखिए दोनों के अलग अलग प्रोफाइल हैं। प्रोफाइल ये है कि मीसा भारती लालू राबड़ी के पुत्री हैं और उनका राजनीति से उनका भी उतना ही जुड़ाव रहा है जितना रामकृपाल यादव का है। रामकृपाल यादव और इनकी तुलना जो है जो चर्चा होती है उस आधार पर मैं बता सकता हूं कि रामकृपाल यादव जो इस बार तीसरी बार हैट्रिक लगाने के में लगे हैं, इनकी एक छवि इस क्षेत्र में है जमीनी नेता के रूप में होती है कि रामकृपाल यादव एक ऐसे नेता हैं जहां वो हर समय जनता के साथ रहते हैं। एक छोटी ये कह सकते हैं कि फंक्शन होता है, एक छोटी सी घटना होती है तो रामकृपाल यादव जनता के साथ नजर आते हैं। तो इस तरह से रामकृपाल यादव का जो नेटवर्क है वो एक कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में जबरदस्त है और यही कारण है कि उन्होंने 2 बार जीत दर्ज की है। अब दूसरी तरफ आ जाए राबड़ी देवी की पुत्री, लालू राबड़ी की पुत्री मीसा भारती। मीसा भारती कैसे नेता के रूप में जानी जाती है, जो मेहनती है, लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याएं सुनती है और उनका वायदा होता है या उनका दावा होता है कि यदि वो इस बार लोकसभा चुनाव में जीत के जाती है तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो विकास पिछली सरकार या पिछले सांसद के द्वारा नहीं किया जा सका है, वो तमाम चीजों का वो वायदा करती है कि हम करेंगे। और कह नहीं सकते मेहनत उन्होंने काफी किया है, इस बार भी उन्होंने काफी मेहनत की है। लेकिन एक बात जरूर है कि एक जमीनी नेता का होना और एक कह सकते हैं लालू राबड़ी की बेटी का चुनाव लड़ना, ये एक बड़ा अंतर हमेशा इस चुनाव क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहता है। जो वोटरों में जो इस बात का एक संदेशा होता है कि मीसा भारती अगर जीत जाती हैं तो क्या वो जनता के पहुंच के अंदर होंगी या पहुंच से बाहर होगी। तो ये एक कह सकते हैं कि एक नेगेटिव पॉइंट जो इस क्षेत्र में चलता है, चर्चा होती है। हम लोग कवरेज के दौरान जब जाते हैं तो इस बात को सुनते हैं, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब रही समीकरणों की बात, तो समीकरणों के आधार पर देख लें तो इस बार भी चुनाव जो है नेक टू नेक फाइट है। यहाँ कहा नहीं जा सकता है किसका पलड़ा भारी होगा, लेकिन जिस तरह से अभी भी मोदी का एक कह सकते हैं कि चेहरे को घुमाया जाता है एनडीए की तरफ से, तो इस बार भी एनडीए को यह पूरा भरोसा है कि हर सीट पर, चाहे वो पाटलिपुत्रा का हो चाहे पटना साहिब का हो, वहां के लोग मोदी के नाम पर या मोदी के चेहरे पर जरूर वोट देंगे। और लेकिन देखिए, मोदी के नाम पर वोट जरूर देंगे यहाँ पर राजीव, लेकिन सवाल ये भी है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बार बार पाला बदला है, उसका इम्पैक्ट कितना है इन तमाम सीटों पर जिस पर कभी मोदी मैजिक चला करता था उन सीटों पर, या फिर वो इस बात को समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि बीजेपी नीतीश कुमार का सहारा लेकर धीरे धीरे जेडीयू के ऊपर जा रही है और फुल फ्लैश तरीके से आना चाहती है ताकि लोगों के लिए काम कर पाए। देखिए, ये बिल्कुल ही पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन जो जनता जो वोट करती है वहां इन बात की चर्चा कम होती है, बल्कि इस बात की चर्चा ज्यादा होती है कि यदि कोई भी सांसद किसी इलाके का बनता है तो उसकी पहुंच, जनता की पहुंच उस सांसद तक कितनी होगी, ये मायने रखता है। समीकरण चाहे जो भी हो, नीतीश कुमार के पाला बटन बदलने से ये जरूर घटा हुआ है कि कुछ ऐसे वोटर हैं वो कंफ्यूज है। बिल्कुल कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनको उनको ऐसा लगता है कि इस बार अगर उन्होंने वोट किया और अगर वो मन मुताबिक जो उम्मीदवार हैं उनको अपने मन में चुन किया है, लेकिन अगर नीतीश कुमार जैसे फिर से एक बार पाला बदलने एनडीए का कुछ और नया समीकरण बन जाए तो हो सकता है उनको तकलीफें होगी। इस बात को लेकर एक संसद जरूर बना हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि जितने भी जो आरजेडी के या कांग्रेस के जो कोर वोटर हैं या फिर एनडीए के कोर वोटर हैं, वहां कोई इफ बट नहीं है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। वोट उसमें से टूटना है या तो मान लीजिए कांग्रेस के तरफ से जो कांग्रेस के कोर वोटर हैं, आरजेडी के कोर वोटर हैं, वो टूट के एनडीए में आए, वो कितना आ जाते, कितना आते हैं, या एनडीए के वोटर
कितना टूट करके कांग्रेस और बिल्कुल, आरजेडी की बहुत तरफ बहुत जाते हैं। बड़ी बात आपने राजीव इस दौरान कोड करी है कि जो कोर वोटर्स हैं वो इंटैक्ट हैं। अब देखना ये होगा कि इंटैक्ट वोटर्स को कितना ज्यादा ये पार्टियां तोड़ पाती हैं। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दीदी के गढ़ का जिक्र जरूरी। दीदी के गढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार देखने को मिली। बीजेपी की प्रचंड जीत तय है, ये प्रधानमंत्री कहते नजर आए। 4 जून को भारत इतिहास बनाने जा रहा है, गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में कहा। 2024 का चुनाव कई मायने में अलग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने मथुरापुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत आज नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ये सब आपको एक वोट की ताकत से संभव हुआ है। इस चुनाव का नेतृत्व देश की जनता कर रही है, क्योंकि उसी जनता ने 10 साल की विकास यात्रा भी देखी है और 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि सुधार के लिए चर्चा भी नहीं होती थी। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों करोड़ युवाओं के सपने मार दिए थे। 5 पीढ़ी को आजाद हिंदुस्तान में तबाह कर दिया गया। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, हमसे छोटे थे, सामान्य थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास इतना टैलेंट, इतना स्किल का सामर्थ्य, युवा आबादी की बढ़त, लेकिन हम पीछे छूटते चले गए। वही भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं। बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, ये तो होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान का बयान सामने आया है। विपक्ष की प्राथमिकता सिर्फ मोदी को हराना है। देश ने मन बना लिया है, तीसरी बार पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी। एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा INDIA गठबंधन के पास ना तो कोई नेता है ना कोई नीति है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराना। उन्होंने आगे कहा कि एक व्यक्ति को हराने के लिए विपक्ष ने पूरी ताकत झोंक दी है और अपनी नीतियों और सिद्धांतों से समझौता कर लिया है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक के पास नेता नहीं, कोई नीति नहीं, सिर्फ मोदी को हटाना आपकी रणनीति नहीं हो सकती है ना। आप कल का कांग्रेस की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, इनके नेताओं के बयान आप देख लीजिए।
इनके मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट जयराम रमेश जी वगैरह, इन लोग के बयान देख लीजिए। इनकी प्राथमिकता जो ये अपने बयानों में खुद बहुत प्रोमिनेंटली बोलते हैं, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। मोदी को हराना देश को विकास की रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता ना। आपके पास अपना विजन क्या है कि जनता आपके साथ जुड़े? एक व्यक्ति को हराने के लिए आपने पूरी ताकत आपने झोंक दी, अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए, समझौते कर लिए। ऐसे धुर विरोधी एक साथ आ गए सिर्फ एक व्यक्ति को हटाने के लिए। ऐसे में मुझे बताइए देश की जनता क्यों आपका साथ देगी? आपकी नीति क्या है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया। केजरीवाल का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। उन्होंने कहा कि 47 डिग्री सेल्सियस में अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, लेकिन तबीयत खराब का बहाना बनाकर बेल मांगते हैं। देखिए, उनका चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। झूठ बोलने में माहिर अरविंद केजरीवाल जी, ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि भरी 47 डिग्री टेम्परेचर में वो रोड शो तो कर सकते हैं, लेकिन तबीयत खराब का बहाना करके बेल मांगते हैं। तो मुझे लगता है मीडिया ने भी दिखाया, कोर्ट ने भी दिखाया और ये सबके सामने आया है। तो देखिए, बयानों की चर्चा चल रही है तो बयान वीर तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। बिहार में सीएम की बात नहीं सुनी जा रही है, ये तेजस्वी यादव ने कहा है। सरकारी स्कूलों में छात्रों के बेहोश होने पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में लोकतंत्र नहीं, केवल अफसरशाही बची है। स्कूल के समय को लेकर बार बार बोलने के बाद भी मुख्यमंत्री की बात ही नहीं सुनी जाती है। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे बिहार में। तो वहीं दूसरी तरफ ओडिशा के मयूरभंज की रैली में पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। नवीन पटनायक की तबीयत बिगड़ने की होगी जांच। क्या इसके पीछे कोई लॉबी है? मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन होगा। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नवीन बाबू चिंता में है। वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना। तो चुनावी भी साथ में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।